सालार के नाज़रीन जानते हैं कि दुनिया भर में इस वक़्त जो हालात पेश आ रहे हैं, ख़ास तौर से जो वेनेज़ुएला का मामला है और डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह एक पर एक के बाद एक जो है मिसाइल दाग रहे हैं, ख़ास तौर से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, उनको जिस तरह का निशाना बना रहे हैं। जो उनका लेटेस्ट जो मिसाइल है, वो मिसाइल जो है इंतहाई खतरनाक है, उस पर हमारी मुल्क की सियासत में एक भूचाल पैदा होना चाहिए था, लेकिन उस तरह की जो है कैफ़ियत अभी तक पैदा नहीं हुई है। इसी मसले पर हमने एक ख़ास मेहमान जनाब यशवंत सिन्हा साहब को ख़याल की इज़हार ख़याल की दावत दी है। उन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाया, जो साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और साबिक़ आईएएस अफ़सर भी हैं। कई उनके जो है न उनके कैप में कई फ़ीदर्स लगे हुए हैं और एक अज़ीम दानिश्वर भी हैं। यशवंत सिन्हा साहब जो है बीजेपी के टॉप लीडरों में शुमार होते थे, लेकिन जिस तरह की जो पॉलिसी हो रही है, जो जिस तरह का तर्ज़ हुक्मरानी मोदी साहब ने इख्तियार किया है, उससे उन्होंने बीजेपी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो सबसे पहले मैं यशवंत सिन्हा साहब का इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ और ताख़ीर के लिए माज़रत भी चाहता हूँ उनसे। ताख़ीर हमसे हुई है, थोड़ी-सी ताख़ीर हुई है। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है सर, आप वज़ीर ख़ारिजा रहे हैं, इस वक़्त जो है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह से निशाना बना रहे हैं, मुसलसल निशाना बना रहे हैं और मोदी साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उससे हमारे मुल्क की जो इमेज है, वो बड़ी मुतासिर हो रही है। जो जिस तरह से निशाना बनाकर जो है, जो बातें कर रहे हैं और ख़ास तौर से अभी जो बात कही है उन्होंने, तो अब इसके नतीजे में ऐसा महसूस होता है कि उनकी पोज़ीशन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की अनटेनेबल हो गई। आपके ख़्याल में क्या है? ये क्यों इस तरह से निशाना बना रहे हैं और मोदी साहब बिल्कुल ख़ामोश है? और हमारी सियासत में कोई उस पर वो नहीं हो रहा है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया और मौका दिया मुझे कि मैं आपके साथ ये बहुत बेहद जो गंभीर मामला है, इस पर अपने व्यूज़ को मैं शेयर करूं। देखिए, जो सवाल आपने पूछा है वो बेहद ख़ास है। इस समय जो हमारे देश की हालत है और दुनिया के जो हालात हैं, ख़ास इसलिए है कि अमेरिका में राष्ट्रपति की कुर्सी पर एक ऐसा शख्स बैठ गया है जिसके लिए दुनिया का कोई कानून कायदा महत्व नहीं रखता है, लागू नहीं होता है। आप जानते हैं इस बात को कि चाहे वो ट्रेड का मसला हो या डिप्लोमेसी का मसला हो, उस पर बहुत सालों तक काम करने के बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसने कुछ नियम कानून कायदे बनाए। जैसे ट्रेड के मामले में WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर ट्रेड में होना चाहिए, उस पर निगरानी रखने के लिए किसी देश की किसी दूसरे देश के बारे में कुछ शिकायत होती है तो वो WTO में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी देश को ये आज़ादी है कि दूसरे देश के ऊपर वो 50% टैरिफ लगा दे, जैसा कि ट्रंप साहब ने हिंदुस्तान के बारे में किया है। उसी प्रकार आप जानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक संस्था बनाई जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में एक सिक्योरिटी काउंसिल भी है, जो कि बहुत कोई गंभीर मसला आता है तो उस पर तत्काल वो लोग विचार करते हैं। तो ये सब इंतज़ाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें कि दो मुल्कों के बीच में अगर कोई फसाद हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर करने के लिए ये सब इंस्टीट्यूशंस बने हैं। अफसोस की बात जो है वो ये है कि जब से ट्रंप साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, वो इन सब कानूनों को नहीं मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी कानून हो, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, वो किसी को मानते नहीं है। वो ये यकीन करते हैं इस बात में कि भाई अमेरिका ही सब कुछ है और अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है किसी दूसरे मुल्क के साथ। और यही अभी हमको देखने को मिला, जैसे वो वेनेजुएला में उन्होंने आक्रमण किया, अपनी फौज भेजी और वहाँ के
हुकूमत में बैठे हुए जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनको और उनकी वाइफ दोनों को वहाँ से उठा लिया और उनको अमेरिका में लाकर एक मामूली क्रिमिनल की तरह ट्रीट करके अपने कोर्ट में उन पर मुकदमा चला रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के बिल्कुल खिलाफ है। आप जानते हैं इस बात को कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है। अमेरिका उसका सदस्य नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई हेड ऑफ स्टेट कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो भी अफेक्टेड कंट्री है वो उसको ले जा सकते हैं और वहां पर उस पर बहस होगी और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उस पर अपना जजमेंट देगा। तो इस सब का अब कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि अब ये हो गया है कि ट्रंप साहब जो चाहेंगे वो करेंगे और किसी कायदे कानून को नहीं मानेंगे। तो ये बहुत एक गंभीर फिक्र का सवाल है पूरी दुनिया के लिए। और मुझे लगता है कि भारत जैसे देश को इस समय लीडरशिप रोल में आना चाहिए और दुनिया के देशों को इकट्ठा करना चाहिए, ट्रेड के मसले पर भी और डिप्लोमेसी के मसले पर भी, कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है और दुनिया के देश इकट्ठे होकर फिर से लागू करने की कोशिश करें अमेरिका के ऊपर भी जो इंटरनेशनल कायदे कानून है। जी, बेलगाम हो गया। लेकिन सर आप जानते हैं कि आप बीजेपी से वाबस्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता रहे हैं, 2018 में आपने उससे किनारा कर लिया। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो विश्व गुरु कहते हैं खुद को। कुछ दिन पहले हमारे जो आरएसएस के चीफ हैं उन्होंने भी कहा था कि इंडिया इज विश्व गुरु। लेकिन जो वेनेजुला का हुआ मामला उस पर जो है जो बयान आया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत ही एकदम बिल्कुल सिर्फ एक एडवाइजरी टाइप जारी किया गया, ना यूएस का नाम लिया गया, ना वो उसका एक्शन की मजम्मत की गई। उसके अलावा जो है जो ट्रंप साहब ने जिस तरह की बात कही कि ये प्लीज करने की कोशिश करते हैं, मोदी मुझको प्लीज करने की कोशिश करते हैं, तो ये विश्व गुरु का एक तरफ दावा किया जाता है और दूसरी तरफ जो है तो बिल्कुल खामोश एकदम म्यूटेड रिस्पांस होता है, बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं जा रहा। 65 मरतबा वो कह चुके हैं मैंने सीज फायर कराया। ये सब चीजें जो सामने जो है चैन ऑफ इवेंट जो है जिस तरह का है, तो उससे क्या इमेज जा रही है? क्या कोई ऐसा लगता है आपके ख्याल में कोई इनकी नब्ज दबी हुई है? जाहिर है कि अच्छा इमेज नहीं जा रहा है जी। जाहिर है कि अगर अमेरिका की तरफ से ट्रंप साहब कुछ बात बोलते हैं तो उसका जवाब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अंडर सेक्रेटरी यहाँ से नहीं दे सकता है। उसका जवाब केवल प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं और प्रधानमंत्री जी को ही जवाब देना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश हैं और ट्रंप ने फिर एक बार सीज फायर की ही ना केवल बात की बल्कि ये भी कहा कि मोदी हमको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रूस से तेल खरीद रहे हैं, कच्चा तेल, और इससे हम खुश नहीं हैं और ये अमेरिका को कोई हक नहीं बनता है मेरे ख्याल में कि वो तय करे कि हम कच्चा तेल कहाँ से खरीदेंगे। हमको जहां से सहूलियत होगी वहां से हम कच्चा तेल खरीदेंगे। तो इसलिए ये ट्रंप साहब नहीं तय करेंगे कि हिंदुस्तान अमेरिका से कच्चा तेल खरीदे, रूस से नहीं खरीदे, वेनेजुएला से नहीं खरीदे और जहां वो चाहेंगे वहां से खरीदे। ये उनका हक नहीं बनता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अफसोस की बात जो है वो ये है कि ट्रंप साहब किसी कायदे कानून को नहीं मान रहे हैं और भारत हमारा जो मुल्क है वो खामोश है। अच्छा, ये जो है आपने कहा ना बहुत ही सीरियस मामला है ये, जो ट्रंप ने जो लेटेस्ट जो बात कही कि प्लीज करने वाली बात जो कही, तो हमारे मुल्क में जिस तरह की सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है, एक हंगामा बर्पा हो सकता था, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं जिस तरह से होना चाहिए था जो चीज। फिर वो यूएस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कहा गया था, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस हुई है और वो इंसर्जेंट का वर्ड यूज किया था वहां जो पहलगाम में जो
दहशतगर्दी का वाकया हुआ, तो ये सब चीज हो रही है। लेकिन मुल्क में जिस तरह की हमारे पास जो पहले सियासत होती थी आपके जमाने में, खास तौर से जो है जिस तरह से हंगामा बर्पा हो जाता था, इस्तीफा देना पड़ता था, रिजाइन करना पड़ता था मोरल ग्राउंड पे, वो कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह ये क्या है? मैं मानता हूं कि ये जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज हैं जी उनकी कमजोरी है। जी हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना कि सरकार की तरफ से इन पर जी जी बयान आएगा जी या जी सरकार अपने को ही क्रिटिसाइज करेगी, ऐसा तो नहीं जी होगा। जी जी तो ये जो बातें हैं जी इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए था ऑपोजिशन पार्टीज को, इसको जी रेस करना चाहिए था, लेकिन वो सब बिजी हैं जी दूसरे दूसरे काम में, जी और उनको फुर्सत नहीं है कि इन जी बातों की ओर इशारा करें या इसको जी लेकर लोगों के बीच में जाएं और जी ये कहें कि भाई देखो क्या हो रहा है। जी मैं आपसे बिल्कुल खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि जी हाल के दिनों में जी ट्रम्प साहब के द्वारा भारत की जो बेइज्जती की गई है जी उसको कोई भी आजाद देश बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जी और चाहे हमारे अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हों बुरे हों, जी इसकी चिंता किए बगैर, इसकी जी फिक्र किए बगैर हिंदुस्तान को उसी तरह तन के खड़ा हो जाना चाहिए था अमेरिका के सामने आज के दिन, जी जैसे इंदिरा गांधी ने किया था जी निक्सन के टाइम में। जी और आप जानते हैं कि उस समय तो अमेरिका का जो सेवंथ बेड़ा था, सेवंथ जी जी फ्लीट, वो हाँ बंगाल की खाड़ी तक पे पहुंच गया था। जी लेकिन इंदिरा गांधी ने उसकी कोई चिंता नहीं की, जी रूस के साथ समझौता किया जी और अमेरिका को धता उन्होंने बताई थी। जी अब अमेरिका के सामने हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं, क्यों मजबूर हैं, ये एक राज का विषय है। आप जैसे लोगों की इसकी तहकीकात करनी चाहिए जी जी कि जी आखिर क्या मसला है कि हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं आज के दिन। जी। तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? आप जो है इससे पहले भी आपने कहा कि बहुत ही ये गंभीर इश्यू है, बहुत ही सीरियस संगीन मामला है ये, और इससे हमारे मुल्क की जो है तो बदनामी हो रही है, हमारी जो वक़ार है, हमारी जो डिग्निटी है, वो घट रही है कम्युनिटी ऑफ नेशंस में जो है। देखिए मैं मानता हूं कि, और मैंने कहा है इस बात को, जी, कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ट्रम्प साहब जो हैं जी, उन्होंने मोदी जी की दुखती रग जो है जी, उस पर उंगली रखने का जी, काम किया उन्होंने, जी, जी, उसको दबा रहे हैं। जी, अब उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं जी, कि पेगासस का मसला आपको याद होगा, जी, जी, जी। याद है ना, हाँ जी, कि हमने इजराइल से वो जी, स्पाईवेयर मंगाया, जी, खुफियागिरी कराई, जी, आज तक पता नहीं चला कि किसकी किसकी खुफियागिरी जी, जी, सरकार ने कराई। जी, जी, अगर मान लीजिए कि सरकार ने मेरी और आपकी कराई जी, तो कोई आश्चर्य किसी को नहीं होगा कि जी, भाई हम हमारा कराया, कि हम उनके साथ जी, नहीं हैं। जी, लेकिन जो उनके साथ लोग हैं, अगर मान लीजिए कि जी, बात ये खुले कि जी, मोदी जी ने पेगासस के माध्यम से जी, राजनाथ सिंह के ऊपर नजर रखी, उन्होंने अमित शाह के ऊपर नजर रखी, जी, उन्होंने नड्डा साहब के ऊपर नजर रखी और जी, गडकरी जी के ऊपर नजर रखी जी, उन्होंने, जी, तो फिर कितना बड़ा बवाल होगा इस मुल्क में। जी, जी, तो ये जो स्पाईवेयर था पेगासस का, जी, इसका उपयोग भारत ने किसके किसके खिलाफ किया, जी, ये बात या तो इजराइल जानता है हुँ, जिसने वो स्पाईवेयर हमको दिया, जी, या अमेरिका जानता है जी, जिसका जी, अलायंस पार्टनर है इसराइल, इजराइल। जी, तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ जी, जी, पेगासस का, इसके अलावा जी, और भी कई चीजें हो सकती हैं जी, 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 जिसके बारे में अमेरिका को जानकारी है जी, और मोदी जी को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका को जानकारी है। जी, जी, तो तो ये इसलिए जी, वो दबते हैं अमेरिका जी, के सामने, जी, उनको हिम्मत नहीं होती है ट्रम्प का मुकाबला करने की, जी, उसका जवाब देने की। जी, तो ये एक सिचुएशन आज के दिन बना हुआ है हमारे देश में। जी। तो ये इससे पहले भी ट्रम्प साहब ये कह चुके हैं कि आई डोंट वांट टू रूइन हिज पॉलिटिकल करियर, यानी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल, ऐसा जुमला इस्तेमाल किया उन्होंने। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इससे पहले भी यूज कर चुके हैं, ये हाँ कर ओपनली चुके कह हैं। चुके हैं, हाँ, पब्लिकली कह नहीं, चुके हैं, आई डोंट वांट टू। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हम्म, अम, प्रधानमंत्री जी आज के दिन अगर कमजोर हो रहे हैं जी तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा मुल्क कमजोर हो गया। जी जी। हमारे तो मुल्क में ये ताकत है जी कि हम खड़े हों जी किसी के सामने भी
और ये ऐसा देखिए इम्पोर्टेंट मसला है, लेकिन इस पर क्या ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई? जी नहीं जी। बुलाई गई। नहीं नहीं बुलाना बुलाए। चाहिए था, जी सब लोगों की राय लेनी चाहिए थी। जी तो कुछ हो नहीं रहा है। जी और इसमें ना केवल मैं सरकार और सरकारी जो पार्टी है उसको जी मैं ब्लेम करूंगा, जी मैं ऑपोजिशन को भी ब्लेम करूंगा जी कि ऑपोजिशन को जिस तरह कारगर होना चाहिए इन मुद्दों पर वो जी कारगर नहीं हो रही है। जी। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने जो कहा है, वैसे उनकी बात को बहुत ज्यादा लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बस जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाना चाहिए बीजेपी को, जो है रूलिंग पार्टी को, और इसमें ये करना चाहिए। ये जो, क्योंकि पार्टी के अंदर भी ऐसा लगता है, रूलिंग पार्टी में आपके जमाने में किस तरह के बयानात होते थे, उमा भारती का मामला सामने है तो खुलकर बोलते थे। वो जो पार्टी ऑफिस में हुआ था एडवाणी साहब को जो कह कर गई थी, आज बिल्कुल कुछ ऐसा मालूम होता है कि सब के सब दबे हुए हैं पार्टी के अंदर। बिल्कुल दबे हुए हैं। मैंने तो एक बार कहा था किसी और कार्यक्रम में कि जी अब बीजेपी जो है वो गुलामों की पार्टी बन गई है। जी एक एक बॉस है और जी बाकी जितने लोग हैं वो उसके गुलाम हैं। जी तो इस तरह तो कोई पॉलिटिकल पार्टी चलती नहीं है, लेकिन अब ये है सच्चाई कि आज के दिन जी बीजेपी चल रही है। जी। तो इनका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है आपके ख्याल में, जो है आपने जैसा कि कहा कि भाई ये रिप्लेस करना चाहिए इनको, क्योंकि अब मुल्क को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, एक शख्स के नतीजे में हमारे मुल्क की इमेज दागदार हो रही है, तो इनका रिप्लेसमेंट। देखिए, मुल्क का इमेज दागदार हो रहा है, मुल्क की छवि गिर रही है, जी मुल्क की इज्जत के ऊपर दाग लग रही है। जी ये बातें लेकर लोगों को जनता के बीच में जाना चाहिए। जी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है जी कि हमारे मुल्क की जो छवि, जी उसका जो इमेज है जी वो तो नीचे नहीं गिरना चाहिए ना। मोदी जी जी आज हैं कल नहीं रहेंगे, जी लेकिन मुल्क की छवि, जी मुल्क का इमेज अगर नीचे गिरता है जी। तो उसको फिर से रिवाइव करने में बहुत वक्त लगेगा। सही सही बात कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल। इसलिए जी ये जो है ये सब देश, मुल्क के जितने बासिंदे हैं उन सबको इस पर फिक्र करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत हाँ, है जैसा कि और आपने पहले सोचने की कहा। जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश के मान सम्मान को ठेस नहीं लगे, जी इज्जत को ठेस नहीं लगे, जी इस बात को लेकर लोग मैदान में उतरें जी और लोगों के बीच में जाएं और समझाने की कोशिश करें। मुझे पूरा यकीन है जी। कि लोग इसमें साथ देंगे। आप भी वजीर खारजा रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, जिस तरह की आपने पॉलिसी अख्तियार की उसके नतीजे में अमेरिका को भी झुकना पड़ता था, कई वाकयात है इस सिलसिले में। बहुत। आज, हाँ, बहुत से वाकयात है, आप उसका भी तस्करा कर दीजिए। तो ये जो हमारी 10-11 साल में जो खारजा पॉलिसी बनी है, जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तरह से हमको पे दर पे जो है नाकामियां हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी देखा गया है, ये पूरा एक्सपोज हो गया बिल्कुल मामला। तो अब ये क्या वजूहत क्या है आपके ख्याल में, ये जो हो रहा है, ये जो देखिए, ऐसा एकदम होता है, डाउन हो गया? जी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि मैं खूब प्रचार कर रहा हूँ, पब्लिसिटी कर रहा हूँ जी अपनी, जी कैसे मैं विश्व गुरु बना, कैसे दुनिया हमारे कदमों पर लेटी हुई है, जी कैसे हम दुनिया के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। ये अगर आप पब्लिसिटी करा रहे हैं जी अपनी, तो जी एक वक्त आता है जब जी सही नहीं होते हुए भी आप खुद इसमें यकीन करने लगते हैं। जी आप अपने प्रचार के शिकार खुद हो जाते हैं। जी और कोई हो या ना हो, आप रात को सोने जाते हैं तो उस समय आपकी कानों में ये बात गूंजती है कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं, जब जी आप नहीं हैं। जी। तो ये जो है ये एक तरह से अपने को और पर्सनलाइज देश के करने जा आवाम रहे हैं। को जी गफलत जी में डालने जी का, जी जी एक जी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने का ये जी सारा खेल है। और बहुत दिनों तक ये खेल चला हमारे मुल्क में। जी जी अब जी एक समय आ गया है जी जब जी लोग इसको पहचानने लगे हैं जी और रियलाइज करने लगे हैं कि भाई ये सही नहीं है। मोदी जी जी जब विदेश जाते हैं जी तो वहां पर 10, 20, 50, 100 लोग जमा हो जाते हैं, मोदी जी मोदी जी करने लगते हैं। जी जी वो कौन लोग हैं? जी उनको कौन लाया वहां पर? जी कैसे वहां पहुंच गए जब हाई सिक्योरिटी एरिया है? जी तो जाहिर है कि सरकार ने किया। मोदी जी ने वो जहां जाते हैं एनआरएस की भारी मीटिंग होती है। जी कौन करता है उन मीटिंग्स को?
कौन उसका खर्चा बर्दाश्त करता है? ये सब बातें हैं ना, ये सवाल पूछना जी, जी। चाहिए ना हम लोगों को। जी, हम जी, जी, अगर डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, जी, तो हमको ये सवाल पूछना चाहिए जी, कि जी, भाई सही। आपका ये जो जी, कार्यक्रम हुआ, जी, इसका खर्चा किसने दिया? जी, इसमें इनविटेशन किसके नाम पर गया? तो ये असल में हम लोगों को इतना दबा के रखा गया है जी। कि इस मुल्क के लोग जो हैं वो सवाल पूछना ही भूल गए। वो सही कह रहे हैं आप, वो सही हाँ, कह रहे हैं। मन में अगर सवाल आता भी है तो खामोश रह जाते हैं, जी, पूछने की हिम्मत नहीं होती है, जी, क्योंकि अगर पूछने की जरूरत करेंगे तो जी, सरकार की सब एजेंसी से उनके पीछे पड़ जाएंगी। जी, 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 ये मुल्क के सामने आज के दिन जी, प्रॉब्लम है। जी। अच्छा, ये जो आपने देखा कि बाबाओं का और जो है जो रिलीजियस लीडर है, उनका इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है फॉरेन पॉलिसी पर। जो वाक़या हुआ, लेटेस्ट जो वाक़या हुआ कि जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, वो बीसीसीआई ने क्लियर किया था, उसी के पूल में से खिलाड़ी को एक मुंतखब किया गया था। उस पे से हंगामा हुआ, उसको हटाना पड़ा, बीसीसीआई को करना पड़ा, फिर बांग्लादेश की तरफ से वो इंतकामी कार्रवाई के तौर पे कहा कि हम यहाँ पर नहीं खेलेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न है। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल हो रही है, फिर हमारी क्रिकेट टीम जो है हाथ नहीं मिलाती है, हमारे वजीर खारजा जो है वो जाकर जो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट के जो है स्पीकर है उससे हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स जो हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? इससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है आपके ख्याल में? हमारे हमारे इमेज को तो नुकसान पहुंच रहा है। जी, ठीक है कि वो बांग्लादेश गए हमारे हाँ, वजीर खारजा, जी, लेकिन जी, वहां जाकर हुँ, उनको पाकिस्तान के साथ मिलने का, और हुँ, ये जो क्रिकेट में हुआ, जी, ये भी हुँ, जिस तरह टारगेट किया गया शाहरुख खान को, जी, ये सब जो है जी, वो किस बात की ओर इशारा करता है? वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है जी, कि हमारे मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है, जी, कम्युनिटीज में बांटने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इसका फायदा उठाने का की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए और बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हुँ, कि जो हमारे मुल्क का आईन है, जी, जो हमारा संविधान है, जी, उसको हम जोर दे के कहें कि भाई हुँ, वो इस बात की इजाजत नहीं देता है। जी, ये ना केवल गैर कानूनी काम हो रहा है, जी, बल्कि ये गैर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन काम भी हो रहा है। लोगों को बांटने का काम, जी, लोगों को के बीच में घृणा, जी, हेट्रेड फैलाने का काम, जी, और हेट्रेड के बाद फिर वायलेंस होता है। जी, वो ये जी। सब कुछ जो है वो देश को, मुल्क को एक ऐसे डायरेक्शन में ले जा रहा है जो घोर चिंता का विषय है। आखिरी मेरा सवाल ये है सर कि अब इस वक़्त जो है यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ी हद तक डार्क पीरियड से हम गुज़र रहे हैं। तो आपको उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है? कुछ होगा हमारा जो इंटेलिजेंस जो तबक़ा है, जो दानिश्वर तबक़ा है, इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, वो इस पर ख़ामोश बैठी हुई है। अगर वो उठ खड़े हो जाए तो आम लोगों को एक रहनुमाई मिल सकती है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? ये जो मैं इस तरह की आपके जो हालात है। आपके चैनल के माध्यम से जी, उन सब लोगों को इनवाइट करता हूँ जी, कि वो लोग इकट्ठे हों, इन मसलों पर गौर फरमाएं, और जी, कोशिश ये करें कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं कर रही हैं जी, तो इंटेलेक्चुअल जो हैं, जी, मुल्क की चिंता करने वाले लोग जो हैं, ये लोगों के बीच में जाएं और जी, जाकर लोगों को समझाएं कि जी, आखिर क्या हो रहा है इस मुल्क में, और जी, इस मुल्क के भविष्य के बारे में। जी, और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं इस देश की का जो आवाम है जी, जी, उसमें पूरा मैं विश्वास रखता हूँ। जी, देश का आवाम जो है वो बराबर खड़ा हुआ है जी, आइन की हिफाजत हिफ़ाज़त के के लिए, लिए। जी, और बड़े-बड़े इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर लोगों को जी, उसने धूल चटा दिया है। तो जी, इसलिए हमारा इतिहास जो है, जी, हमारी तवारीख खुद गवाह है इस बात जी, की जी, कि आवाम चाहे तो ये बातें हो सकती हैं, जी। लेकिन आवाम के बीच में जाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। मोहतरम यशवंत सिन्हा साहब, आपके ख़यालात से यकीनन जो है लोग जो है कोई न कोई जो है उनके अंदर फ़िक्र पैदा होगी, जज़्बा पैदा होगा कि इस वक़्त मुल्क को इन हालात से किस तरह से बाहर निकलना है। बहुत शुक्रिया सर।